हेलो साथियों, मैं भी लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन की ये हमारी 14 नंबर की क्लास है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही शानदार क्लास होती है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक नाइस कमेंट करें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले कवि है। यानी पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य की श्रेणी में रखा है तो प्रथम बार किसने रखा है उसका नाम, प्रथम महाकाव्य इसको किसने माना है उस कवि का नाम बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिनकर और नगेंद्र। तो देखिए पृथ्वीराज रासो है, इसको जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरी बात कर लेते हैं हम, पृथ्वीराज रासो है, उस पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वो कौन है, वो चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाल रासो के रचनाकार है जगनिक, नरपति नालय, दलपत विजय और नल सिंह। तो देखिए हमारा परमाल रासो है वो जगनिक की रचना है, यानी इसके जो लेखक है रचनाकार है वो जगनिक। इसमें क्या है, जो परमाल रासो है इसमें क्या है, आला और उदल, आल्हा और उदल ये दो वीर नायक है। आल्हा और उदल दो वीर नायक है, उसका वर्णन मिलता है हमारे को परमाल रासो में। यूपी जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं उसके अंदर इसको आलाखंड कहा जाता है। आलाखंड। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, हल्के में मत लेना इनको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसके परमाल रासो की रचना की। तो ये 13वीं शताब्दी में रचित रचना है, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो प्रकाशन है वो आलाखंड नाम से है ना, वो चार्ल्स इलियट नाम का एक था व्यक्ति, इसने करवाया था। चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट नाम का जो व्यक्ति था इसने इसका जो प्रकाशन है आलाखंड नाम से करवाया था। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखनी है। ठीक है, निम्न में से दलपति विजय की रचना है परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। तो देखिए दलपत विजय की जो रचना है वो हमारी खुमान रासो है। ब वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इस जो खुमान रासो की हस्तलिखित यानी जो हाथ से लिखी हुई जो प्रति है, पहले पर जो हाथ से लिखी हुई थी तो वो कहाँ है, वो पूना संग्रहालय में रखी हुई है। पूना संग्रहालय में। ये बात भी याद रखनी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर लगभग 5000 जो कवि है, 5000 कवि है, उसका वर्णन देखने को, 5000 कवि नहीं है यहाँ पर, 5000 छंद है। 5000 छंद है इसके अंदर, 5000 कवि है वो इसके अंदर नहीं है। अंदर हमारे क्या है, 5000 छंद है, याद रह जाता है। इसके बात करें रस की तो इसके अंदर जो खुमान रस हो, इसके अंदर वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जयचंद प्रकाश के रचनाकार है भटकेदार, मधुकर कवि, विद्यापति और अमीर खुसरो। तो जयचंद प्रकाश है उसके जो रचनाकार है वो है भटकेदार। दूसरी बात, जो मधुकर कवि है इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना जय मयंक जस चंद्रिका, दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। दूसरी बात, विद्यापति की हमारे विद्यापति पदावली है। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने तो बहुत सारी चीजें लिखी है, इसने पहेलियां लिखी है, मुकरियां लिखी है,
दो शकुने इनकी एक रचना है, बहुत सारी हो जाती है। बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंद काम में लिए गए हैं, यानी कितने प्रकार के छंद है इसके अंदर? 65, बह 67, से 68, दह 69। तो देखिए पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर हमारे छंद की बात करें तो 68 प्रकार के छंद है इसके अंदर काम में लिए गए हैं। छह वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। दूसरी बात कंफ्यूज नहीं होना, गुणचित्र है ना वो इसके अंदर सरग है। गुणचित्र तो क्या है? सरग है। और 68 प्रकार के क्या है इसके अंदर? छंद है। तो ये बात याद रखनी है, गुणचित्र सरग है और 68 छंद है। ये भी वीर रस का है, वीर रस। महाकाव्य की श्रेणी में आता है, जो ऊपर हमने बात कर ली है इसके बारे में। बात कर लेते 6 नंबर क्वेश्चन की। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन अगले पैराग्राफ पे है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है तो एम ए मोहनदास, ब में लालदास, स में जालंधर नाथ, द में गोरखनाथ। तो देखिए इसके अंदर द वाला ऑप्शन है गोरखनाथ। अब इसके अंदर देखो याद रखना मच्छिंद्र नाथ है ना, वो मच्छिंद्र नाथ है, वो भी इसके अंदर इसके प्रवर्तक है। किसके? हमारे नाथ संप्रदाय के। तो गोरखनाथ अगर नाम आएगा तो मच्छिंद्र नाथ नाम नहीं आएगा, और मच्छिंद्र नाथ आए तो गोरखनाथ नहीं आएगा, इनमें से एक नाम आएगा। और अगर दोनों आ जाए तो उस टाइम आपको मच्छिंद्र नाथ को वरीयता दे देनी है। नाथों के समय की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में थे और 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक नाथों का समय माना जाता है। बात कर लेते थोड़ी गोरखनाथ के बारे में। तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उसका संकलन गोरखवाणी नाम से किया गया है। गोरखवाणी, और गोरखवाणी नाम से जो इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है वो किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने इसकी रचनाओं का संकलन किया है। गोरखनाथ ने जो षट चक्रों वाला एक योग मार्ग चलाया था, षट चक्रों वाला, षट चक्रों, तो षट चक्रों वाला जो योग मार्ग है वो गोरखनाथ ने ही चलाया था। हिंदी साहित्य की बात हो रही, हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या आपको पता है ये 9 है, सिद्धों की संख्या वो 84 है। आगे बात कर लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या मानी जाती है, अभी ऊपर अपने बात कर ली है 75, 80, 84 और 85। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, अभी मैंने आपको बताया। थोड़ा सिद्धों के बारे में बात कर लेते। तो वज्र यानियों को ही सिद्ध कहा जाता है, वज्र यानियों, वज्र यानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। बहुत बार मैंने, अब जो हमारी क्लासें चल रही है इसके अंदर बहुत बार मैंने जिक्र किया, और बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बार बार हम जिक्र करते चलेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बार बार रिवीजन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम करते चलेंगे। अगर आप 6 महीने तक, मैं गारंटी लेता हूं, अगर 6 महीने तक आप मेरे साथ रह गए, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हो, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, दूसरी बात हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। 85 प्लस की मैं गारंटी लेता हूं। दोनों में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका 80 प्लस आप क्रॉस कर जाओगे। इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे इतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। और हमारी मेरिट की बात करें तो कमी रहती है भाई, 80 प्लस आ रहे हैं तो हमारे को 100 में से 100 करने ही नहीं, हमारे को सिर्फ उसमें सिलेक्शन लेना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। अब बात कर लेते हैं, तो वज्रयानियों है उसको भी क्या कहा जाता है? हमारे सिद्ध कहा जाता है। थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे आए, कहां से आए। तो देखिए हमारा बौद्ध धर्म है, हमारा क्या है? बौद्ध धर्म है। उस बौद्ध धर्म की बात करें हम, तो उस बौद्ध धर्म के अंदर 2 शाखाएं थी। बौद्ध धर्म की क्या थी? 2 शाखाएं थी। एक थी हीनयान, हीनयान आपने नाम सुना होगा, और दूसरी थी महायान, महायान। अब जो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, इनकी फिर जो महायान की भी 2 शाखाएं निकली, महायान की 2 शाखाएं निकली। एक थी वज्रयान,
और दूसरी थी मंत्रयान। मंत्रयान, तो ये जो वज्रयान है यहां से सिद्ध निकले, यहां से क्या निकले, सिद्ध निकले, और सिद्धों से नाथ निकले, तो सिद्ध 84 थे और नाथ हमारे 9 थे। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोहा कोश के रचनाकार है सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोमिम्पा, ये सारे क्या है, सिद्ध है, सारे क्या है, सिद्ध है। और सिद्धों की पहचान क्या है, अंत में पा लगा हुआ होता है। जिस प्रकार हम किसी के पीछे जी लगाते हैं तो ये सम्मान सूचक शब्द है, राजपूतों में जैसे सा लगाते हैं तो ये सम्मान सूचक शब्द है, उसी प्रकार ये दो सिद्ध थे, ये अपने आप के पीछे पा लगाते थे और ये एक सम्मान सूचक शब्द है। तो हमारे दोहा कोश के रचनाकार की बात करें तो वो सरहपा है। कौन है, सरहपा है। इसकी रचना काल की बात करें तो ये 769 ईस्वी में रचित रचना है, 769 ईस्वी। सरहपा को सरहपाद भी कहा जाता है, सरहपाद, सरहपाद भी कहा जाता है, तो नाम इसका याद रखना है। इनकी लगभग 32 रचनाएं मानी जाती है, मोटा मोटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 32 रचनाएं मानी जाती है। थोड़ा इरेज करते हैं, दूसरों की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात, हम सबरपा की बात करें तो सबरपा की जो रचना है वो है चर्यापद, चर्यापद, सबरपा की रचना है चर्यापद, जो 780 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है। बात करते हैं लुईपा की, तो लुईपा है वो सबरपा है ना, सबरपा नाम ऊपर आया है, इसके शिष्य थे, यानी सबरपा इसके गुरु थे। डोमिपा की बात करें तो डोम्बी गीतिका, ये तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, डोम्बी गीतिका इसकी रचना है। और ये विरूपा के शिष्य थे, विरूपा इसके अंदर नाम नहीं है यार, विरूपा, वो भी एक क्या सिद्ध है, तो ये विरूपा के शिष्य थे। डोमिपा के गुरु कौन थे, विरूपा थे। आगे बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। सारी चीजें मौखिक करवा दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहे बस। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1250 ईस्वी, 1255 ईस्वी, 1324 ईस्वी, 1330 ईस्वी। तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म है वो ब वाला ऑप्शन है, 1255 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु की, मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी, 1324 ईस्वी। मृत्यु डेट और जन्म डेट आपको याद रखनी, कहीं एग्जाम में पूछा गया और पूछ लेते हैं। तो 1255 ईस्वी, यानी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर छांट कर ऐसे तैयार किए, फालतू का ऐसा कचरा नहीं कहीं से उठाया, क्योंकि गाइडों में बहुत सारा कचरा दे रखा है, बहुत सारा कचरा हम पढ़ भी नहीं सकते, और बहुत सारा कचरे का एग्जाम से कोई संबंध ही नहीं होता है, तो वो कचरा हम यहाँ नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, परंतु वो चीजें देखेंगे जो एग्जाम से संबंध रखती है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मेरी क्लासों से आप देखना इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप अचंभित हो जाओगे। जन्म कहाँ हुआ था इसका, तो एटा जिले में हुआ था, एटा जिले में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा जिले में। पटियाली नाम का एक गांव था, पटियाली नाम का गांव था, तो ये भी याद रखना आपको। दूसरी बात, अमीर खुसरो है जो खड़ी बोली, हमारी खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रथम कवि। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार यही दोहराते हैं, नए क्वेश्चन नहीं लेके आते, जो 4-5% नए लेके आते हैं, बाकी यही क्वेश्चन होते हैं, इसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, बस यही तो है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अमीर खुसरो की रचना है खालिकबारी, शब्दकोश, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो खालिकबारी और शब्दकोश दोनों ही अमीर खुसरो की रचना है, ए और ब दोनों ही है। खुसरो के गुरु की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुसरो के गुरु है वो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया। इनकी गुरु की जब मृत्यु हुई थी उन्होंने एक लाइन कही थी, चल खुसरो, इस प्रकार की एक लाइन है, चौ और रेन भई, मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, चल खुसरो अपने देश रेन भई चौ और, इस प्रकार एक कोई लाइन है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तुलसी कृत में समास है, तुलसी कृत में समास है, अविभाव, आगे है ऑप्शन, ब तत्पुरुष, से कर्मधारय, द द्वंद्व। तो देखो तुलसी कृत है, उसका पहले हमें तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत,
तो के द्वारा है, वो के द्वारा किसके अंदर आ रहा है, तो हमारे जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास के हमारे कर्म ने करण को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के लिए अधिकरण में पर संबोधन है हरे। ठीक है, तो ये किसके आ रहा है, ये हमारे तत्पुरुष समास में करण जो कारक है उस करण कारक में आ रहा है, परंतु हमारे यहाँ पर करण कारक वो ऐसे दिए नहीं है, तो हमारे सिर्फ तत्पुरुष समास ही आएगा इसके अंदर, कि तत्पुरुष समास के भाग है उसके अंदर के द्वारा या से इस प्रकार आता है, तो कर्ण तत्पुरुष समास है इसके अंदर, जब आपको अलग अलग पूछे तब तो, बाकी ऐसे तत्पुरुष ही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है अपादान तत्पुरुष समास की पहचान है, इसकी विभक्ति से है, वह इससे अलग होने का भाव प्रकट होता है, वह पदच्युत शब्द इसका उदाहरण है। तो देखिए अपादान कारक के सारी बातें इसके अंदर है देवाल, यानी इसकी जो विभक्ति है वो शे है, इससे अलग होने का भाव प्रकट होता है, और पदच्युत शब्द है वो इसका उदाहरण है। पद से च्युत यानी पद से अलग हो गया। बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है महोत्सव शब्द में संधि है। आज थोड़ी गले में खरखराश हो रही है, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ी सर्दी लग गई है। में दीर्घ संधि, ब में वर्दी संधि, च में गुण संधि, द में ये नहीं है, यहाँ पर यण है, यण संधि। ठीक, यण संधि। तो महोत्सव शब्द मैंने संधि आपको अच्छे से समझाइए, अच्छे से पढ़ाइए। अगर संधि की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण व्याकरण मेरे चैनल पर उपलब्ध है, संपूर्ण काव्य शास्त्र उपलब्ध है, आप जाकर देखना चाहिए तो देख सकते हो। तो महोत्सव शब्द है उसके अंदर हमारे गुण संधि है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, यहां से आ निकला है से, और यहां इधर उ हो गया, तो आ और उ मिलकर हमारे क्या बने हैं, ओ बने। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से यण संधि का उदाहरण है, नीलकंठ, आजन्म, परमपिता, व्यक्ति। तो ये हमारे को पूछ रहा है कि यण संधि का उदाहरण है, तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है व्यक्ति, व्यक्ति है। इसके अंदर क्या हुआ है, वी धन अक्ति, वी धन अक्ति, तो यहां से हमारा ई निकला है और यहां से हमारा ए निकला है। हमने पढ़ा है कि ए के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो उसका हमारे को ये बना देना है, इसलिए ये और वह वो क्या कहलाते, अर्ध स्वर कहलाते। नीलकंठ की बात करें तो इसके अंदर हमारा बहुब्रीहि समास है, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। दूसरी बात आजन्म की बात करें तो आजन्म के हमारे अविभाव समास है, अविभाव समास है। परमपिता की बात करें तो इसके अंदर कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। तो निम्न में से यण संधि का उदाहरण पूछा हमारे का, तो कहने का मतलब आपको सीधा अगर देखे तो इसमें ही है, बाकी इसके अंदर तो समास है, संधि का कोई काम ही नहीं है। बात कर लेते हैं 15 नंबर की। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, गृहकट, वह गौशाला, स बेकाम, द मुंह मांगा। तो देखिए 15 नंबर है, उस 15 नंबर के अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है बेकाम। अविभाव समास का उदाहरण क्या है, बेकाम, क्योंकि उपसर्ग लगे हुए सारे शब्द है वो क्या है, अविभाव में काउंट होते, अविभाव समास में काउंट होते, तो इसलिए हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, बे उपसर्ग है इसके अंदर, इसलिए अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर देखे, सभी की अच्छे से व्याख्या की। जल्दी में किसी की कोई चीज आपको गलत बता दी गई है तो आप मेरे को उसके अवगत करवाए, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, उसमें सुधार किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।